नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया आज त्राहिमाम कर रही है, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। न सिर्फ कोविड बल्कि अब ब्लैक फंगस के कहर से भी सभी परेशान हैं। ऐसे में हर किसी के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से खुद को बचाएं या फिर ब्लैक फंगस से बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखें। मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी काम नहीं करना है। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें। आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप कोविड ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको डियर डॉक्टर first@gmail.com पर अपना कोविड से जुड़ा या पोस्ट कोविड आने वाली परेशानी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नाम और जगह लिखकर भेज सकते हैं। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर अंटिन कालिया, फिजिशियन हैं। डॉक्टर बहुत स्वागत है आपका, वक्त आपने निकाला इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कोविड के बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी है, कोविड किस तरीके से हो रहा है, कैसे इससे बचना है, लेकिन जिनको कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं, कैसे कैसे मरीजों को आप देख रहे हैं और इससे कैसे बच सकते हैं जो कोविड से रिकवर कर गए हैं। नमस्कार। पोस्ट कोविड काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो 40 से 50% लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है फटीग की। फटीग मतलब शरीर में थकावट रहना। ज़्यादातर मरीज़ अराउंड 50 to 60% को ये दिक्कत है कि हम जब चलते हैं या हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस आने लगे हैं तो हमारे पाँव में बहुत दर्द रहता है, हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता। हम घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं या थोड़ा मोड़ा जो भी काम करते हैं, हमारे शरीर में थकान होने लग जाती है। दूसरे जो दिक्कत आ रही है लोगों को वो है सांस में परेशानी, वापस से बुखार आना, लॉस ऑफ स्मेल रह जाना। इसके अलावा लोगों को जो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं वो है हेडेक। एक और दिक्कत आती है जिसको कहते हैं ब्रेन फॉग। इसमें लोगों को ये लगता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने नॉर्मल काम पे। घुटने में दर्द होना, नाक में स्मेल वापस नहीं आना, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनमें क्लॉटिंग होना, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक, जीआईटी में यहाँ पे जो खून की नली है इसमें क्लॉट बन जाता है। तो ये जो दिक्कतें हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने आ रही हैं। तमाम दिक्कतें जिसको लोग इस वक्त फेस भी कर रहे हैं। डॉक्टर, इनमें से एक आम सा, क्योंकि बात हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे कर रहे हैं, लॉन्ग कोविड से रिकवर होने के बाद भी कोविड जैसे सिम्टम दिखाई देना, इसको लोग पूछ रहे हैं कि कितना कॉमन है और ये कब तक हो सकता है, कब तक ये सब चलेगा रिकवर होने के बाद। ओके, तो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम काफ़ी परेशानी में डाल रहा है लोगों को। उनको लगता है कि हम तो अभी कोविड से रिकवर होकर आए हैं, फिर भी हम ठीक फील क्यों नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ये 1 to 3 मंथ्स तक परसिस्ट कर सकता है, यानी 1 से 3 महीने तक भी लोगों को इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। जैसा मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया कि कौन कौन सी दिक्कतें लोग फेस कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन वो फटीग मैंने आपको बताया, वो अबाउट 50-60% पेशेंट्स को महसूस हो रहा है। किन लोगों में ज़्यादा होता है ये कह नहीं सकते, क्योंकि जिन लोगों में माइल्ड सिम्टम्स थे या जिनमें सिम्टम्स नहीं थे वो भी ये 1-1.5 महीने के बाद सिम्टम्स फेस कर रहे हैं। बट जिन लोगों को सीवियर कोविड निमोनिया हुआ, जो हॉस्पिटलाइज हुए, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, जिनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा था, उनमें ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सवाल मेरा अगला यही था डॉक्टर अंटिन, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है या फिर उनमें ये आम बात हो गई है, उनके लिए ज़्यादा संवेदनशील है? क्योंकि एज ग्रुप को लेकर भी ये बात कही जा रही है, जो युवा हैं उनमें इसका जो मसला है या फिर जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो बहुत उतने हद तक नहीं है जितने कि 50 साल से ऊपर वालों को हैं। इसलिए सवाल है कि क्या 50 साल से ऊपर वालों के लिए ये और संवेदनशील है लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स? बिल्कुल, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को यूजुअली मिलते हैं वो एल्डरली एज ग्रुप में मिलते हैं जो 50 साल से ऊपर हैं।
और उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की डिजीज़ है, जो पहले कैंसर के मरीज़ रह चुके हैं, अस्थमा है या फिर किडनी की बीमारियां हैं। तो ये वाले जो मरीज़ होते हैं, ये यूजुअली जो बीमारियां ये एल्डरली एज ग्रुप में होती हैं। तो जो लॉन्ग कोविड सिंड्रोम है वो भी एल्डरली एज ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऊपर से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप अकेले रह जाते हैं, काम का इतना प्रेशर नहीं रहता है, तो जो एक डिप्रेशन जो है वो भी ज़्यादातर एल्डरली एज ग्रुप में देखने को मिल रहा है। तो ये जो एज ग्रुप वाले हैं 50 साल से ऊपर वाले, उनमें ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इसका ख़तरा ज़्यादा होगा, और जो डायबिटिक पेशेंट है जैसे कि आपने भी कहा, उनमें भी ख़तरा इसका ज़्यादा है। डॉक्टर, किन किन अंगों को ये प्रभावित कर सकता है? क्योंकि शुरुआत में तो हम देख रहे थे जब पहली लहर थी, ये स्पष्ट था, साफ था कि सिर्फ लंग्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी खबर, ये तमाम ऐसे रिसर्च हैं जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया कि सिर्फ लंग्स नहीं बल्कि अलग अलग अंग हैं, अलग अलग हिस्से हैं शरीर के जिनको कोविड इफ़ेक्ट कर रहा है। अभी की ताज़ा स्थिति क्या है? बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली जो ये जाना चाहता था कि जो कोविड है इसमें जो थ्रोम्बस बनता है, यूजुअली जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है लंग्स में ही होती हैं और लंग्स में ही थ्रोम्बस बनता है। पर इस साल ये ज़्यादा देखने को मिला है कि लंग्स के अलावा हार्ट, ब्रेन, जीआईटी ट्रैक्ट जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे भी रीनल आर्टरी मतलब गुर्दा, किडनी वगैरह सब में खून के थक्के जमने से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रोक के, हार्ट अटैक से, पेट में दर्द, परफोरेशन होना पेट का, पेट में दर्द रहना, डायरिया रहना। तो ये लंग्स के अलावा सारे रंगों को इस बार ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लंग्स के अलावा भी और हिस्सों को भी ये इफेक्ट कर रहा है, इसके लिए भी सचेत होने की आवश्यकता है। डॉक्टर अनूप है जयपुर से, उनका सवाल आपसे ये है, वो वैक्सीन को लेकर सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन की एक डोज लगवाई है उन्होंने, कोविशील्ड की, 1 महीना हो चुका है। उनका ये कहना है कि वो दूसरी डोज कब लगवा सकते हैं, और उनकी पहली डोज क्या काफ़ी है कोविड से उनको बचाने के लिए? इम्यून उनका इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोविड अटैक नहीं करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार अब जो सेकेंड डोज लगेगी कोविशील्ड की वो आफ्टर फर्स्ट डोज के 3 महीने बाद लगती है। पहली डोज से काफ़ी अच्छा कोविशील्ड में रिस्पांस देखने को मिला है, 60 to 70%। हालांकि ये काफ़ी अच्छा है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी इवन इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड, आपको 2 डोजेज लग चुकी है या 1 डोज लग चुकी है, आपको प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है, बहुत अनिवार्य है। आपको सबसे डिस्टेंस बना के रखना है, आपको फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन करना ही करना है। सो आपको चाहे 1 वैक्सीन लगी हो, चाहे 2 वैक्सीन लगी हो, प्रिवेंशन ऑफ कोरोना के जो हमारे पहले से चलते आ रहे हैं वो आपको फॉलो करना ही करना है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम वैक्सीनेशन, उसके अलावा सब फॉलो करना है आपको। डॉक्टर, अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, कन्फ्यूज़न है वैक्सीन को लेकर ही, वैक्सीनेशन को लेकर। अभी 3 वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, जो कि रूसी वैक्सीन है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि कोवैक्सीन, हालांकि पहले चर्चा ये थी कि कोवैक्सीन ज़्यादा कारगर है कोविशील्ड से, लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोविशील्ड लगवा लेते हैं पहली डोज, तो फिर अगर दूसरी डोज लगाने में जितना भी लंबा वक्त लगे, फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी जो इम्यून पावर है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। साफ तौर से लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन से भी ज्यादा कारगर कोविशील्ड है। ये महज एक मिथ्या है या फिर इसके पीछे भी कोई तथ्य है, ये सही है? ये देखिए कि जितने भी वैक्सीन अभी हमारे पास हैं उनमें से सबकी जो एफिकेसी होती है वो अराउंड 70 to 80% होती है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की भी ऑलमोस्ट सेम एफिकेसी है, 70 to 80%। सो ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन दूसरे वैक्सीन से ज़्यादा प्रभावशाली है। जो वैक्सीन आपका जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर पे आपको जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो, कृपया करके तुरंत अपने आप को रजिस्टर करके वैक्सीनेशन लगवाएं। चले, सारे वैक्सीन अपने आप में कारगर हैं, जो भी मिलता है तुरंत जाके वैक्सीनेट हो ले, वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन एकमात्र हथियार है। हम कह रहे हैं प्रोटोकॉल तो है ये जो आपको बचाएंगे कोविड से, लेकिन वैक्सीन आपको लगवाना है, वैक्सीनेट होना है, वो आपका इम्यून पावर मजबूत करेगा, कोविड से बचाने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि कोविड से रिकवर होने के बाद वो कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये कहा गया कि बहुत लोगों को रिकवर होने के बाद, जब उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, उनकी जान चली गई। वो कौन से पेशेंट हैं जिनमें अटैक का खतरा ज्यादा है रिकवर होने के बाद?
बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिड इलनेस ज़्यादा हैं, जैसे कि एल्डरली एज ग्रुप, जिनको पहले से डायबिटीज़ है, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, किडनी के मरीज़ हैं, या फिर जिनको पहले से कैंसर की शिकायत है या कोई और लंबी बीमारी चल रही हो, उन पेशेंट या जिन पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टे या जिनको सीवियर कोविड निमोनिया हुआ, जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इन लोगों या पहले से उनको हार्ट की दिक्कत है, इन लोगों को हार्ट अटैक होने का ज़्यादा खतरा है। पेशेंट जिन लोगों का डी डाइमर ज़्यादा था ड्यूरिंग दी हॉस्पिटलाइजेशन या ड्यूरिंग दी कोविड इलनेस, उन लोगों को ज़्यादा खतरा है। दूसरा एक बात और देखने में आई है कि पेशेंट्स जिन लोगों को सीवियर निमोनिया हुआ या जिनको कोविड हुआ, काफ़ी सारे लोग अपनी पुरानी हार्ट की दवाइयाँ लेना भूल जाते थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो उन लोगों में भी ये चांसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो जो दवाइयाँ आप पहले से ले रहे हैं, ये मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि जो दवाइयाँ हार्ट की या पहले बीमारी की आप लेते आ रहे हैं, उनको बंद नहीं करना है, उनको भी कोविड की दवाइयों के साथ साथ आपको जारी रखना है। अच्छा, जो पहले से दवाइयाँ चल रही हैं हार्ट की, उनको ऐसे कंटिन्यू करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना भी है तो उससे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, जहाँ से पहले से ही आपका इलाज चल रहा है। डॉक्टर, ग्लूकोज टेस्ट करवाना कितना ज़रूरी है? क्योंकि ये कहा जा रहा है अभी कोविड लगातार अपना रूप बदल रहा है। बार बार ये भी अभी बीच में खबर आई थी कि कोविड ऐसे लोगों पर भी अटैक कर रहा है या फिर उन लोगों को भी डायबिटिक बना रहा है, डायबिटीज़ का पेशेंट बना रहा है, जिनमें शुगर के लक्षण आज तक दिखाई नहीं दिए। अब इससे कैसे बच सकते हैं और ये कैसे हो रहा होगा, इसको लेकर भी लोगों में डर है एक तरीके से। देखिए, कोविड की वजह से कोविड इटसेल्फ पैनक्रियाज पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है और शुगर की मात्रा ज़्यादा आने लग जाती है ब्लड में। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो कोविड से ट्रीटमेंट में जो स्टेरॉइड जो बैकबोन है कोविड ट्रीटमेंट का, उसकी वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स की शुगर बढ़ रही है। तो जिन पेशेंट्स को सीवियर कोविड निमोनिया हुआ है या फिर जिन लोगों को पहले से ही शुगर है, बहुत ज़रूरी है कि वो अपना शुगर प्रॉपरली मॉनिटर करके डॉक्टर से सलाह लेकर उसको कंट्रोल करें। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं है तो बीमारी कोविड इटसेल्फ कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। दूसरा, जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं रहती, उनको सुपर एडेड जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हम कहते हैं, उसके लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिकवरी उनकी देर से होती है अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो, और इसके अलावा जो इस टाइम पे हम फंगस देख रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस है और कैंडिडा है और एस्परजिलस है, जो कोविड पेशेंट्स में आ रही है, वो भी जिन लोगों की शुगर अनकंट्रोल रहती है उसमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो शुगर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स है या जिनको पहले से शुगर है। ठीक है, शुगर को लगातार जांचना बहुत ज़रूरी है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शुगर के जो पेशेंट है, डायबिटिक के जो पेशेंट है, उनमें ज़्यादा खतरा है म्यूकरमाइकोसिस का भी और कोविड का भी। डॉक्टर, पोस्ट रिकवरी टेस्ट, अभी अगर डॉक्टर से बात करते हैं तो वो इसको रिकमेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पोस्ट रिकवरी टेस्ट आखिर है क्या और ये कितना ज़रूरी है? कोविड से ठीक होने के बाद करवाना ही चाहिए, कितना ज़रूरी है? हाँ जी, पोस्ट रिकवरी टेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। यूजुअली हम बोलते हैं जब पेशेंट 10-15 दिन के बाद डॉक्टर के फॉलोअप में आएगा तो एक बार अपना बेसिक जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है देखने के लिए कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, जिसमें हम TLC और प्लेटलेट्स वगैरह देखते हैं, वो एक CRP, एक डी डाइमर जो हमने 15-20 डेज पे करवाना है, और एक महीने के बाद जब आप फॉलो पे आते हैं तो उस टाइम पे एक चेस्ट एक्सरे देखने के लिए कि एक्सरे में कितनी रिकवरी हुई है। तो ये 3-4 तरीके के ही टेस्ट है जो हम रेकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। तो कभी कभी ये देखा गया है कि कोविड की दवाइयों से या कोविड की वजह से जिन लोगों का ड्यूरिंग एडमिशन या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लिवर फंक्शन टेस्ट थोड़े से डिरेंज थे या एबनॉर्मल थे, उनको भी फॉलोअप में एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट कराना ज़रूरी है। चलिए, एक बार ये जो पोस्ट रिकवरी टेस्ट है वो करवाना ज़रूरी है। आप कितना रिकवर कर रहे हैं या फिर सिम्टम्स कैसे कैसे हैं, कैसे रिकवर करें, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। कोटा से पुष्पेंद्र सिंह है डॉक्टर, उनका सवाल आपसे ये है कि वो कह रहे हैं वो कोविड से ठीक हो चुके हैं, 1.5 महीने का वक्त उनको हो गया कोविड से ठीक हुए, लेकिन अभी भी उनको कमज़ोरी फील हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, आलस छाया हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और वो पूछ रहे हैं कि कितना आम है रिकवर होने के बाद? बिल्कुल, ये जो कमज़ोरी वाला कॉम्प्लिकेशन है, ये मैंने आपको बताया 50 से 60% पेशेंट्स को फील हो रहा है कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनको एक्सट्रीम फटीग या थकावट फील होती है।
तो इसके लिए आपको 2-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, अपनी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट शुड बी बैलेंस्ड अबाउट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड इंक्लूड्स आपको फ्रूट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में, प्रोटीन, वेजिटेबल्स, सैलेड, मिल्क, नारियल पानी, मिल्क प्रोडक्ट्स, छाछ, लस्सी, दही, सब कुछ ले सकते हैं आप इन एप्रोप्रिएट अमाउंट। लोग ज़्यादातर अभी तक भी परहेज़ करे जा रहे हैं कि हम ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, चूज़ी हो जाते हैं फूड के लिए कि नहीं हम कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो हमारे को ये नहीं बोलना, ये नहीं खाना या इसका परहेज़ करना है। आफ्टर रिकवरी आप मॉडरेट अमाउंट में हेल्दी फूड स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज। आफ्टर रिकवरी एकदम से आपको एक्सरसाइज करना नहीं शुरू करना है। इट शुड बी अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स। जैसे आपने अभी धीरे धीरे वॉक शुरू करी, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपको अच्छा लगता है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जाइए। जब सुबह ताज़ी हवा में, बहुत गर्मी में, धूप में आपको वॉक नहीं करना है। जब मौसम ठीक हो उस टाइम पे आपको धीरे धीरे वॉक शुरू करनी है। सो आप पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, धीरे धीरे अपना 10-15 दिन में इसको 3-4 किलोमीटर तक ले जाएं। इसके अलावा टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और थोड़ा बहुत व्यायाम जो योगा होता है, ये सब आप करेंगे तो आप बेटर फील करेंगे विद टाइम। बिल्कुल, खान पान का आप ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज करने से और खान पान का बहुत ख्याल रखने से आप अच्छा फील करेंगे। ये जो बताए जा रहे हैं सुझाव, उनको अपनाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, आम जो लोग हैं उनका सवाल एक ये भी है, आम सा सवाल है, लगातार रिकवर होने के बाद ये दिक्कतें लोगों में आ ही रही हैं। वो मूड स्विंग की दिक्कत है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं लोगों के, चिड़चिड़ापन लोगों को आ रहा है। अब कई सारी फीमेल्स में, महिलाओं में ये भी दिक्कत आ रही है कि उनको रिकवर होने के बाद पीरियड्स प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रहे हैं। ये कितना कॉमन है और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? ओके, जो ये मूड स्विंग्स की बात है, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली देखे जा रहे हैं। कारण एक तो ये है कि इतना डर है लोगों में, इतनी एंग्जाइटी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कि उनको कुछ हम रिकवर हो गए, अब आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो गए। टीवी में, सोशल मीडिया में इसका इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि लोग डर गए हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी न्यूज़ या सोशल मीडिया देखते हैं तो पॉजिटिव वे में देखें उसको। डोंट बी स्कैर्ड, बी अवेयर। डरे नहीं, बस आप जागरूक रहें। ये मेरा एक सबको मैसेज है। अच्छे वाले जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं को देखें। हर सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करें, क्योंकि मिथ्स इतने ज़्यादा हैं इस टाइम पे कोविड के बारे में कि लोग सुन सुन के ही डर जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना है। दूसरा, एक्सरसाइज और फूड सबसे इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट दी मूड स्विंग्स। तीसरा, आपने ये जो पीरियड्स की बात करी, ये कोई भी इन्फेक्शन, स्ट्रेस होता है यूजुअली, तो फीमेल्स में ये पीरियड्स ऑल्टर हो ही जाते हैं। डोंट वरी फ्रॉम द नेक। और इसके अलावा जैसे हमने खून पतला करने की दवाइयाँ भी ली हैं कोविड में, उसकी वजह से भी पीरियड्स इफेक्ट हो रहे हैं फीमेल्स में। तो इसमें डरना नहीं है हमको। नेक्स्ट साइकिल या उससे नेक्स्ट साइकिल में ये ठीक हो जाएंगे। और अगर ये नहीं होते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना भी नहीं है। सोशल मीडिया पर उतना ही ध्यान लगाएं या फिर वहाँ से उतना ही ले जितना ज़रूरी है। जो फालतू की अफवाहें चलती हैं, कन्फ्यूज़न की बातें होती हैं, उनको उन पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो और भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो क्या इम्यून बूस्ट करने वाली दवाई ले सकते हैं ठीक होने के बाद कोविड से? देखिए, इम्यून बूस्ट करने की कोई बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती नहीं हैं। जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो पेशेंट्स में और हर आदमी की अपनी अपनी होती है। तो ऐसा बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो ये कहते हैं कि हम लोग आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। नॉर्मल जो फ्रूट्स हैं, नॉर्मल हेल्दी डाइट होते हैं, वो जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं कर पाते। सो अगेन, वेरी सिंपल प्रोसेस। अच्छा टाइम पे सोना, उठना, एक्सरसाइज करना, एंड फ्रूट्स विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आपका मौसमी हो गई, ऑरेंजेस हो गए, एप्पल हो गए, ये जो फ्रूट्स होते हैं, इन्हीं से अपनी एंटीऑक्सीडेंट्स इतने सफिशिएंटली मिल जाते हैं बॉडी में कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्दी डाइट, जंक फूड अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए एंड प्रॉपर रेस्ट। इसी से आपकी इम्यूनिटी अच्छी बूस्ट हो जाएगी। डेली रूटीन पर वर्क करने की आवश्यकता है। अपने खान पान का, रहन सहन का अगर ख्याल रखेंगे तो फिर आप वैसे ही आपका इम्यून पावर मजबूत रहेगा। किसी इम्यून बूस्टर की आपको ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर अभय हैं देहरादून से, उनका सवाल आपसे ये है, वो पूछ रहे हैं कि कोविड से वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन
वो अभी भी क्या लोगों को संक्रमित कर सकते हैं या फिर वो कब तक संक्रमण फैला सकते हैं, उनका सवाल ये। यूजुअली 14 डेज आफ्टर दी सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स से 14 दिन के बाद तक आप संक्रमित नहीं होते, आप संक्रमण किसी और को फैला नहीं सकते हो। अगर आप कोविड से रिकवर हो गए, आपको 14 दिन हो गए हैं, तो आप सेफ हैं और आपसे बाकी लोग भी सेफ हैं, आप उनको इन्फेक्शन नहीं दे सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, वो इन्फेक्ट नहीं कर सकते, लोगों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, उनको निश्चिंत होने की आवश्यकता है। डॉक्टर, अब लोग ये भी पूछ रहे हैं लगातार, अब सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है पोस्ट कोविड के बाद में, और सोचने की क्षमता कम हो रही है, जैसे कि आपने कहा ब्रेन फॉग, उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं? कोई एक्सरसाइज है पर्टिकुलर सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए कि वो वापस नॉर्मल स्थिति अपनी वापस पालें या फिर नॉर्मल स्थिति उनकी वापस लौटे? क्या कर सकते हैं इसके लिए? जिन लोगों को सीवियर कोविड निमोनिया हुआ है, उसके बाद जिन लोगों की सांस की दिक्कत आ रही है, एक तो आपको जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है, आप उनको रेगुलरली फॉलो अप करते रहें, उनको लेते रहें और डॉक्टर से भी रेगुलरली फॉलो अप करते। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक स्पायरोमीटर आता है, उससे आप एक्सरसाइज करिए। आप गुब्बारा फुला सकते हैं, इससे आपकी लंग की थोड़ी एक्सरसाइज कैपेसिटी अच्छी होगी। ये उन लोगों के लिए है ज़्यादा जिन लोगों को मॉडरेट टू सीवियर कोविड निमोनिया हुआ था और जो हाई ऑक्सीजन पे थे। कुछ लोग जिनको माइल्ड ही सिम्टम्स हुए, वो भी बहुत शिकायत करते हैं कि अचानक से वो बैठे होते हैं ऐसे कमरे में, उनको घुटन होने लगती है किसी भी बंद कमरे में, और उनको तेज़ सांस लेनी पड़ती है, और जब बाहर निकलते हैं तो उनको ठीक लगता है। तो इसमें जो मेजर फैक्टर ये होता है, ये एंजाइटी का है। लोग अपने घर में हैं, लॉकडाउन है, कॉन्स्टेंटली आप टीवी देखते हो, आप प्रोग्राम्स देखते रहते हो, न्यूज़ सुनते रहते हैं, तो इससे एक एंजाइटी डेवलप हो जाती है और पेशेंट्स को लगता है कि नहीं, हमको कुछ और नहीं हो जाए, कोविड की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। तो उनको एक एंजाइटी की वजह से सांस लेने में दिक्कत, दिल धड़कता है उनका, वो कभी बहुत कॉमन है, लोग कहते हैं कि हमारा दिल तेज़ी से धड़क रहा है, ऐसा जैसा पहला कभी देखा नहीं, ऐसा फील हो रहा है उनको, कि उनको लगता है कहीं हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। बट ये जो एलिमेंट हैं, जिनको माइल्ड कोविड हुआ और उसके बाद जिनको ये दिक्कत आ रही है, वो एक एंजाइटी भी उसका रिस्क फैक्टर है। पर यस, अगर आपके ये सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और आपको एक्चुअली छाती में दर्द, जकड़न, ऐसे सिम्टम्स दिखने को मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपनी प्राइमरी केयर फिजिशियन से संपर्क करें। अदरवाइज एज फार एज एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, वॉक करना है, योगा एंड स्पायरोमीटर, दीज आर द 3-4 एक्सरसाइजेज विच विल हेल्प आपको लंग्स को कैपेसिटी अच्छी करने में। डॉक्टर, रिकवर होने के बाद पोस्ट कोविड चेस्ट का सिटी स्कैन करवाना क्या ज़रूरी है? जी नहीं, यूजुअली जो स्कैन होते हैं, एक बार पेशेंट रिकवर होकर घर चला जाता है तो आपके सिम्टम्स प्रोग्रेस नहीं करते हैं, और सीटी में जो चेंजेस हैं उनको रिवर्ट होने में ऑलमोस्ट 15-20 डेज से लेकर 2-3 महीने तक टाइम लगता है। पेशेंट्स अगर ठीक हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनको दोबारा सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल है, जो इस वक्त में लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम का सामना कर रहे हैं, तमाम कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं, उनके लिए कोई सुझाव? जो घबराए हुए हैं, जो डरे बैठे हैं कि आखिर क्या होने वाला है आगे, उनके लिए आखिरी सुझाव? अगेन द लास्ट लाइन इज बी अवेयर बट डोंट बी स्कैर्ड। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, छाती में जकड़न, छाती में तेज़ दर्द, कहीं आंखों में स्वेलिंग हो रही है, सर में तेज़ दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली इमरजेंसी है। आप अपने डॉक्टर से जाकर संपर्क करें कि कोई और कॉम्प्लिकेशन जैसे हार्ट अटैक, किडनी में या ब्रेन में कोई हैमरेज या जो स्ट्रोक होता है वो नहीं हो गया हो, या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन आपको नहीं हो गया। बुखार का ध्यान रखें, अपने सैचुरेशन और पल्स को मॉनिटर करते रहें। अगर वो ठीक हैं और ये सिम्टम शॉर्ट लिव्ड एंड जल्दी ठीक हो जाते हैं तो डरिए नहीं, लेकिन अगर ये परसिस्ट कर रहे हैं और बार बार हो रहे हैं तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर्स के टच में रहिए, उनको संपर्क करते रहिए। जो रेलेवेंट टेस्ट है फॉलो करना है, चेकिंग लगातार करनी है, चेकअप के लिए डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है और जागरूक रहना है, सबसे बड़ी बात, डरना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंचन गालिया, तमाम जानकारी देने के लिए भी, सुझाव के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर्स के सुझाव, उनकी जो सलाह होती है बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट कोविड अभी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोग कॉम्प्लिकेशंस का सामना कर रहे हैं, सिंड्रोम का सामना कर रहे हैं, उन सभी के लिए सुझाव ये है कि उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। इस वक्त में डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आप ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर जाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।